मूवी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से पहले से ही बिखर रही थी। कई सालों से इंसान आपस से, गरीबी से और जंग से लड़ रहे थे। ग्लेशियर पिघलने से और वोल्केनो के फटने से ये दुनिया तबाह हो रही थी। इन सारी चीजों से तो इंसानों ने सरवाइव कर लिया। फिर अचानक हुआ बहुत ही अजीब हमला। रात के अंधेरे में मैरी अपने सोल्जर्स की एक टीम लिए रात में एक फ्लेयर लॉन्च करती है, जिससे मैदान में रोशनी हो जाती है। दूर से एक कान फाड़ने देने वाली चीख सुनाई देती है। ये आवाज ब्रेकर की है। ये वो बड़े मॉन्स्टर हैं जो इन सभी तबाहियों के बाद जमीन के नीचे से बाहर आए थे। जैसे ही ये मॉन्स्टर हमला करते हैं, मैरी और उसकी पूरी टीम अपनी जान की बाजी लगाकर इनसे लड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद यहाँ से कहानी सीधा 15 साल आगे चली जाती है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। मैरी अभी भी जिंदा है और अपने पति जॉन और अपनी बेटी विला के साथ रह रही होती है। कि मैरी एक सोल्जर है, वो अक्सर एक मिशन पर रहती है। विला के पढ़ने और सिखाने की जिम्मेदारी जॉन की है। इस समय जॉन विला को समझा रहा होता है ब्रेकर्स के बारे में। वो पूछती है क्या ये एलियंस है। बताता है कि ये एलियंस नहीं है। बताता है कि ये ब्रेकर्स हमेशा से ही जमीन के नीचे ही छुपे हुए होते हैं। जंग में ये जमीन फटी और वहां से बाहर निकल आए। इस जमीन के फटने पर ये बाहर निकल आते हैं। उस जमीन को दिस चिच का नाम दिया जाता है। जो अभी एटॉमिक हमले हुए हैं, उन्हीं की वजह से वो बैरियर टूट गए और रास्ते खुल गए जहां से ये ब्रेकर आने लगे। खैर, विला को भी इन ब्रेकर्स के बारे में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने डैड को कहती है मुझे किसी हीरो की कहानी सुनाओ ना। जॉन बोलता है क्या तुम्हें कोडियक की कहानी सुनी है, जो कि एक लेजेंडरी हीरो था। के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने कुल्हाड़ी के एक वार से ब्रेकर्स को मार गिराया था। जब मैरी घर आती है, वो विला को बहुत सी चीजों की कहानी सुनाती है, फूलों की, जानवरों की और रंगों की। कि इस तबाह हुई दुनिया में इन सारी चीजों की खत्मी हो चुकी थी। वो अपना फैमिली मोमेंट जो एंजॉय ही कर रहे थे, तभी उनकी पूरी बिल्डिंग जोरदार झटके के साथ हिलने लगती है। बाहर मिलिट्री ट्रक आ जाते हैं और बाहर अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा, कि यहाँ पर ब्रेकर्स आ रहे हैं। यहीं पर वो लोग विला की बर्थडे बनाने की तैयारी कर रहे थे। एकदम से सारा माहौल बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। मैरी जल्दी से विला को गिफ्ट देती है, फौरन वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही मैरी नीचे आती है, वो देखती है इस बार बहुत ही सख्त नियम बनाए थे। सोल्जर्स को अलग गाड़ियों में जाना था और उनकी फैमिलीज में अलग। इस तरह मैरी अपनी टीम के साथ चली जाती है। जॉन और विला दूसरे लोगों के साथ उस ट्रक में चले जाते हैं। रास्ते में एक आदमी जॉन के पुराने जख्म को देखकर डर जाता है। लगता है कि जॉन इन्फेक्टेड है। इस दुनिया में यानी कि वो मॉन्स्टर, वो ब्रेकर्स किसी भी इंसान को काट लेते थे, उसे इन्फेक्टेड कह देते थे। वो इन्फेक्टेड हुए इंसान एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाते थे। इन्हें हाइब्रिड किया जाता है। जॉन सबको यकीन निकालने की कोशिश करता है कि वो हाइब्रिड नहीं है। यहाँ तक कि वो लोगों को ये बात भी कह देता है कि मेरे अंदर इन्फेक्टेड वाला कुछ भी नजर आ गया तो खुद ही अपनी जान ले लूंगा, बाकी सबकी जानों को सेफ रखूंगा। इस वक्त ट्रक अंधेरे रास्तों से गुजर रहा है। बाहर धमाकों की आवाजें आ रही हैं। डर को कम करने के लिए लोग कोडियक की कहानी डिस्कस करने लगते हैं। विला को समझाता है कि इस कहानी में लड़ाई मैटर नहीं करती। चीज तो वो उम्मीद है जो कोडियक के अंदर थी। इसी उम्मीद के चलते उसने सभी लोगों को मार दिया था और हमें भी वही उम्मीद रखनी होगी। और इन सारी बातों को करते हुए विला सो जाती है। अचानक गोलियों और चीखों की आवाजें उनकी आँख खोलती है। अब रुक चुका था। ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया था। अचानक ट्रक की लोहे की दीवार को चीरते हुए एक बड़ा सा पंजा अंदर आता है। एक औरत को पकड़ता है और खींचते हुए एक औरत को अंधेरे में ले जाता है। समझ गया था कि ये ट्रक भी एक खतरा बन गया है। विला को लेकर उस ट्रक से भाग जाता है। वहाँ से निकलते हुए भी उन्हें महसूस होता है कि इससे निकलते हुए भी उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि बाहर का मंजर बहुत ज़्यादा भयानक था। मॉन्स्टर ने एक बच्चे को खींच लिया था और उसकी माँ अपने बच्चे के लिए चीखती रह गई। यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकर्स थे, जिससे बचने के लिए लोग एक दूसरे के ट्रक के नीचे जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर भी उन्हें एक ब्रेकर जैसे ही देखने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर पहले एक ब्रेकर को गोली मारता है, लेकिन गोली से जब उसका कुछ नहीं होता है, तब वो बहादुरी से अपनी तलवार निकालता है और उस ब्रेकर का सर काट देता है। सोल्जर ने अपना हेलमेट उतारा तो हमें पता चलता है कि वो मैरी थी।
उसने अपनी फैमिली को बचाया था और वो फौरन उन्हें जंगल की तरफ भागने के कहती है। तभी जॉन और विला वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए विला उस जंग की असलियत देखती है। लाशों के ढेर और जख्मी लोग। वो देखते हैं वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी एक ब्रेकर के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका था। की नसें काली पड़ने लगी और उसे बचाने के लिए एक सोल्जर ने उसे गोली मार दी। जंगल में पहुंचते हुए जॉन देखता है कि मैरी के चेहरे पर खून लगा है। वो बोलती है कि वो ठीक है। देखती है पीछे से एक ब्रेकर भी आ रहा था। मैरी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसने अपनी फैमिली को अकेले ही आगे जाने के लिए कहा। वो खुद उस मॉन्स्टर से यहाँ पर लड़ने के लिए रुक गई। लीला चीखती रही, रोती रही अपनी मॉम के लिए। मैरी दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को ले जाता हुआ देखती है। सुबह होते होते जॉन और विला समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जॉन ने एक बोट छुपा रखी होती है। वहाँ पर एक आदमी भी आ जाता होता है जो कि डर से कांप रहा होता है। उसके पास एक बंदूक भी थी जो कि वो जॉन को दिखाते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ इसी बोट में बैठूंगा। जानता था कि ये बोट बहुत ज़्यादा छोटी है, 3 लोगों का बोझ ये नहीं संभाल पाएगी। बहाना बनाता है और केविन को यहाँ से दूर ले जाता है। दिखाया नहीं जाता, यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाता है। जॉन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी को मार दिया था। वो अकेला वापस आता है और विला को लेकर समुद्र में निकल जाता है। वो एक सुनसान आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 1 साल गुजारते हैं। उस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए जॉन और विला ने तरीके ढूंढ लिए थे। अभी अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि डैड उसे हमेशा ब्रेकर से लड़ने की ट्रेनिंग देते थे। उन्होंने लकड़ियों से जंगल में ट्रेनिंग फील्ड बनाई थी। उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा सुकून आ गया था। अब जब ये अपनी दूरबीन से मेनलैंड पर देखते थे, विला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी क्योंकि उसे अपनी मॉम याद आती थी। मेनलैंड में अभी भी ब्रेकर्स ने तबाही मचाई हुई थी। विला से सवाल करता है, ब्रेकर्स को कैसे मारते हैं? विला जवाब देती है, सर काटकर, हाइब्रिड को दिमाग कुचलकर। विला अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। वो गिरती है और उसे चोट लगती है, पर वो फिर भी हार नहीं मानती। एक दिन में कई बार प्रैक्टिस करती है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। इस टाइम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी उसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत थी। प्रोटीन को लेने के लिए वो यहाँ पर एक कबूतर के 2 अंडे चुरा लेती है। अंडा वहीं पर छोड़ देती है ताकि उससे वह बच्चे ले सके। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन आइलैंड पर रोजी नाम की एक छोटी सी लड़की दिखती है। ये बताती है उसकी फैमिली मर चुकी है। वो अकेली बचते हुए इस आइलैंड पर तैरते हुए पहुंची है। तो उसे केव में छुपा कर रखती है, यहाँ तक कि अपना खाना भी बचा बचा कर उसके साथ शेयर करती है। रोजी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास थी। उसका मूड ठीक करने के लिए विला यहाँ पर झूठी झूठी कहानियां सुनाकर हौसला दे रही होती है। वो उसे कोडियक की भी कहानी सुनाती है जिसने एक साथ 100 से भी ज्यादा ब्रेकर्स को एक साथ मार दिया था। खैर, विला अपने घर चली जाती है और अगले दिन वो फिर से अपनी ट्रेनिंग करती है। करते हुए वो नोटिस करती है कि पीछे से उसे उसके डैड की आवाज़ नहीं आ रही होती है। पीछे जाकर देखा तो वो देखती है जॉन गिर चुका होता है। उसे सहारा देते हुए घर पर लेकर आती है। पता चला कि उसे ट्रेनिंग देने के लिए उसके डैड ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वो अपना खाना बचा बचा कर विला को दे रहा था कि उसकी ट्रेनिंग करने की ताकत बची रहे। विला को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। टाइम उसे उसका मूड ठीक करने के लिए जॉन उसे अपनी तलवार दे देता है, कहते हुए कि तुमने मेरा हौसला अब जीत लिया है। अगले दिन दोबारा विला जब उसी केव के अंदर जाती है, यहाँ पर उसने रोजी को रखा हुआ होता है। वहाँ वो ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हर चीज वहाँ पर बिखरी हुई होती है। उसे अंधेरे में खड़ी हुई होती रोजी दिखती है। अब वो बच्ची नहीं रही। उसकी सर की चोट इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो एक हाइब्रिड मॉन्स्टर बन चुकी होती है। रोजी विला के ऊपर हमला कर चुकी होती है। विला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर से भागती है, कोशिश करती है पर वहाँ पर गिर जाती है। मॉन्स्टर उसके ऊपर आ जाता है। उसी वक्त जॉन वहाँ पर पहुँच जाता है और गोली मारते हुए उस हाइब्रिड को मारने की कोशिश करता है। गोली ने उसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाया। जॉन उसे अपनी तलवार से लड़ता है। आखिर में उसका सर को चलते हुए उसे मार देता है। विला बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है। उसकी दोस्त मर चुकी थी। जॉन उसे कहता है, अभी इस वक्त रोने धोने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस मॉन्स्टर की चीख से बाकी ब्रेकर्स को इस जगह का पता लग गया होगा। उन्हें सिग्नल्स मिल चुके होंगे, इसलिए अभी उन्हें यहाँ से भागना होगा। तभी वो उस दूसरे किनारे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते रास्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है और विला तो उसे जंप करते हुए पार कर लेती है। लेकिन जॉन पीछे ही रुक गया था कि वहाँ पर रोजी का भाई भी आ चुका था जो कि मॉन्स्टर बन गया था। विला के डैड वो उससे लड़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी थे।
तभी जॉन वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल फैसला लेता है और बोलता है तुम यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ो। विला के लिए ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ पर वापस आते ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस मॉन्स्टर का सर काट देती है। वो अपने डैड को बचा लेती है। जैसे ही वो यहाँ पर जाने लगती है वो देखती है बिना सर का वो मॉन्स्टर अभी भी लड़ने के काबिल था। असल में विला ने उसका सर नहीं कुचला था। वो अपनी बेटी की हिम्मत देखते हुए जॉन भी अपनी हिम्मत दिखाता है कर उस मॉन्स्टर का सर कुचल देता है। इससे उसकी मौत हो जाती है। उस मॉन्स्टर को मारने पर भी खतरा टला नहीं था क्योंकि सामने से एक और हाइब्रिड आ रहा था। जॉन तो जख्मी था, ज्यादा चल फिर नहीं पा रहा था। यहाँ पर विला ने दोबारा हिम्मत दिखाई और अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। उसने भागते हुए उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर इस तरह हमला किया कि तलवार के साथ उसका दिमाग काट दिया। एक ही बार में उसे हरा दिया। बाद वो अपने डैड को सहारा देते हुए गाड़ी के बाहर ले आई। बीच के आने के बाद भी जॉन अपनी बोट पर नहीं बैठता। हैरानी से विला को अपना जख्म दिखाता है। उसे भी हाइब्रिड ने काट लिया था, अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। ये देखकर विला टूट जाती है। वो अपने डैड को नहीं छोड़ सकती थी। आखिरी लम्हों में उसके डैड उसे कहते हैं तुम एक वॉरियर हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह आगे बढ़कर बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम करोगी। और वो जबरदस्ती उसे बोट पर बैठकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। रस्सी काटती है और खुद ही बोट को धक्का देती है। ऐसे हमें दिखाया जाता है कि जॉन की आंखों से अब खून आना शुरू हो चुका होता है। वो बदलने लगा है। उसकी किस्मत ऐसी कि बोट नीचे उतर ही नहीं रही होती। अभी उसके डैड एक पूरे मॉन्स्टर में बदल चुके होते हैं। वो अपने डैड से लड़ने के लिए खुद ही तलवार उठा लेती है। उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। अभी वो देखती है पहाड़ फटकर बहुत सारे ब्रेकर्स आने लग जाते हैं। उन्हें देखकर विला बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो अपने आप को मरने के लिए तैयार कर चुकी होती है। तभी उसी दौरान हमें दिखाया जाता है समुद्र से बहुत सारी बोट्स सोल्जर्स ब्रेकर से लड़ने के लिए आ रहे होते हैं। उनमें से सबसे आगे थी मैरी, विला की मॉम, जिन्हें देखकर विला को समझ ही नहीं आया उसके अंदर कौन सा इमोशन है। एक ही वक्त में डरी हुई घबराई हुई थी, दूसरे में अपनी मॉम से मिलने के लिए खुश भी थी। ये लोग अब मिलकर उन सारे ब्रेकर से लड़ने के लिए तैयार थे। इसी तरह इन सब को दिखाते हुए यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।